इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो यहां पर सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था, मान लो इंटीग्रेशन x dx अगर ये गिवन है, लिमिट है 1 से लेके 2, तो बताओ कैसे होगा इंटीग्रेशन? एक्स रेस टू, हाँ ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा, एक्स रेस टू पावर एन dx का, और ये होता है एक्स रेस टू पावर n+1 बाय n+1, करेक्ट। हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। बिकॉज यहां पर एक्सपोनेंट 1 है तो n+1 अपॉन n+1, ये क्लियर हो गया। और लिमिट्स यहां पर क्या है, तो यहां पर लिमिट्स हैं 1 से लेके 2, क्लियर हो गया ये चीज। तो अब यहां पर अगर मैं अपर लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या होता है 1 का स्क्वायर, क्लियर हो गया। और डिनोमिनेटर वाली 2 वाली टर्म एज इट इज, चाहूं तो मैं उसको बाहर भी लिख सकता था बट यही रहने दिया। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 4-1/2, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, क्लियर हो गया ये चीज। ओके चलो एक दो चीजें और मैं इंटीग्रल्स के दे रहा हूं, तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। इंटीग्रेशन t² + t+1 dt, लिमिट है 2 to 3, बताओ इंटीग्रल क्या होगा इसका। सबसे पहले t² का इंटीग्रेशन करोगे तो t² का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, करेक्ट, t³/3। ओके फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा t³/3, हर एक टर्म को पहले हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2, और 1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। वसुधा समझ में आ गया ना ये। अब यहाँ पर लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट्स यहाँ पर 2 to 3 है, यहाँ पर लिमिट्स 2 to 3 है, ये लिमिट्स 2 to 3 है, करेक्ट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, सो 3³ - 2³ अपॉन 3, ऐसा ही होगा। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 3² - 2² अपॉन 2, ये हो जाएगा। और लास्ट में क्या मिलेगा मुझे, 3 - 2, क्लियर हो गया ये चीज। तो अब 3³ 27 - 8/3 प्लस 9 - 4/2 प्लस ये हो जाएगा 1, तो 27 - 8 मतलब ये आ जाएगा 19/3 प्लस 5/2 एंड लास्ट 1, फिर जो भी एडिशन वगैरह कर लेना। ओके नेक्स्ट मुझे ये बताओ कि इंटीग्रेशन dv ये क्या होगा। इंटीग्रेशन dv ये क्या होगा, हाँ v, यस। बाकी तुम लोग भी तो देखो, जैसे इंटीग्रेशन 1dx है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, तो इंटीग्रेशन dx है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली x। वैसे इंटीग्रेशन dv है तो यहां पर क्या आ जाएगा v, क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर मान लो ऐसा लिखा है, इंटीग्रेशन t0 t1 dt, तो बताओ क्या होगा। तो पहले dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और ये दोनों क्या है लिमिट्स, लोअर लिमिट क्या हो गई t0, अपर लिमिट क्या हो गई t1, क्लियर हो गया। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट t1 माइनस लोअर लिमिट t0, क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये बताओ मुझे इंटीग्रेशन ds ये क्या होगा, s। अब अगर इंटीग्रेशन u v dv अगर ये निकालना है तो बताओ क्या होगा। हाँ तो इसका इंटीग्रेशन v हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या हो जाएगा v माइनस u, समझ में आ गया। अब अगर मान लो ये निकालना है इंटीग्रेशन v dv
लिमिट है u और अपर लिमिट है v। बताओ क्या कैसे होगा इंटीग्रेशन? तो पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? v स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा ही आएगा। फिर लोअर लिमिट इसकी क्या है? u, अपर लिमिट क्या है? v। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये सब इंटीग्रेशन के टर्म्स से फेमिलियर हो गए। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व कर डेरिवेशन करना। चलो, तो अब सबसे पहले आपको कैलकुलस मेथड से वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे फॉर्मूले डिराइव करने जो आपने पिछले क्लास में किए हैं। तो फर्स्ट वाला पहले लिख लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख लिया। ठीक है, अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन था। तो यहां पर लिखना, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a is equals to dv by dt। a is equals to dv by dt। ये हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां पर dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? a dt और राइट साइड में क्या हो जाएगा? dv। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब यहां पर हम एक कंडीशन अज्यूम करते हैं कि मान लो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहां पहले इस पोजीशन में था x0 पे, जिसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, और बाद में वो कहां चला गया? इस जगह पे जहां पर उसकी पोजीशन है x और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। और पहले जब उसका टाइम था तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, अब उसका टाइम जो है वो t हो गया। ये मान के चल रहे हैं हम। समझ में आ गया? तो इस सिचुएशन में जब हम यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा ए डी टी और इधर पे आ जाएगा इंटीग्रेशन डीवी, है ना। अब लेफ्ट साइड में हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? टाइम के। तो टाइम की इनिशियल वैल्यू और टाइम की फाइनल वैल्यू, उसकी लोअर और अपर लिमिट हो जाएगी। तो टाइम की इनिशियल वैल्यू क्या थी? 0। टाइम की फाइनल वैल्यू क्या थी? t। तो लोअर लिमिट आ जाएगी 0 और अपर लिमिट आ जाएगी t। समझ में आ गया? राइट साइड हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ऐसे ही आ जाएगा। यहां तक हो गया? अब यहां पर dt मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो a एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूविंग ऑब्जेक्ट अज्यूम किया है। तो कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर। समझ में आया? तो यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? t। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? जिसकी लिमिट्स क्या है? तो इसकी लिमिट है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है t। क्लियर? राइट साइड में dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हाँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और इसमें भी क्या लगेगी? लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, अब लिमिट्स अप्लाई करो और बताओ फाइनली क्या मिल रहा है आपको यहां पर। लिमिट अप्लाई करोगे तो a इधर पे क्या आ जाएगा? t माइनस 0। राइट साइड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये हो जाएगा v माइनस यू। यहां तक क्लियर हो गया? सो फाइनली ये वाली टर्म आ जाएगी at और इधर पे आ जाएगा v माइनस यू, और ये माइनस यू को इधर भेज दोगे तो आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। समझ में आ गया सबको ये कैसे हुआ? चलो सेकेंड इक्वेशन का करें डेरिवेशन। सेकेंड इक्वेशन जो हमें डिराइव करनी है, पहले वो नोट कर लो कौन सी इक्वेशन का हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो वो है v स्क्वायर, मेरे ख्याल से मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया क्या थोड़ा सा? हाँ, ये एक स्लाइड शिफ्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन जिसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नोट कर लो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लिख लिया?
अब इसके लिए भी स्टार्ट करते हैं हम वेलोसिटी की डेफिनेशन से। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, यस, ds बाय dt, नेट डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा हो जाएगा। अब अभी हमने जो फर्स्ट वाली इक्वेशन डिराइव की थी उसमें हमने v की वैल्यू क्या निकाली थी? v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। तो इस v की जगह पे यही लिख दो u प्लस at लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या आएगा? ds बाय dt। यहां तक क्लियर हो गया? अब dt को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? u प्लस at, और इधर पे आ जाएगा dt, और राइट साइड में आ जाएगा ds। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब फिर से वही चीज, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि यहां दोनों का अलग अलग है, एक तरफ t के रेस्पेक्ट में, दूसरी तरफ s के। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन u प्लस at, और ये हो गया dt। राइट साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन ds। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब जो आपका अजम्पशन है, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो बताया था ना कि हमने क्या लेके रखा था इनिशियली, मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे है जहां उसकी पोजीशन है x नॉट, टाइम है t इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी है u। बाद में वो ऑब्जेक्ट इस जगह पे आ गया जहां उसकी पोजीशन है x, टाइम हो गया उसका t, फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी v। क्लियर हो गया ये चीज? मैं यहां पर x लिख दिया गलती से, यहां पर क्या है? s है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां लेफ्ट साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट किसकी आएगी? टाइम की। इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t था, तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके t। क्या ये क्लियर हो गया? राइट साइड में हम डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले उसकी पोजीशन x नॉट थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। क्यों 0? डिस्प्लेसमेंट s जो होता है वो क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां पर उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है? सेम। और यहां पर उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे डिनोट कर देता हूं? s से, x माइनस एक्स नॉट, ये हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं। यहां तक हो गया ना सबका? हाँ, अब देखो यहां पर u जो है ये कांस्टेंट लेंगे, इसको या तो मैं इस तरीके से बताता हूं, इंटीग्रेशन 0 से t, मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो u dt आ जाएगा, u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t, यहां पर ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो जाएगा? at dt आ जाएगा। क्लियर हो गया? और राइट साइड में ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। क्लियर? और इसमें लिमिट क्या लगेगी? 0 से लेके s वाली लिमिट लगेगी। ओके, अब मुझे बताओ, यहां पर मैंने बोला, रिपीट कर रहा हूं मैं, u कांस्टेंट है, तो इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा? u बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो क्या बच गया यहां पर? 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। क्लियर हो गया ये चीज? लिमिट इसमें कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके t तक। सेकेंड टर्म यहां पर कैसे होगा बताओ? a कांस्टेंट है तो a आ जाएगा बाहर, तो प्लस a आ गया बाहर, तो क्या बच गया अंदर में? यहां पर t। t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। और लिमिट यहां पर क्या हो जाएगी? 0 से लेके t। क्लियर हो गया ये चीज? राइट साइड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0, तो वो तो ऐसे ही बनेगा, उसमें कोई फर्क नहीं। ओके, सो फाइनली यहां पर u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या हो जाएगा? ut प्लस यहां पर ये जो a बाय 2 है इसको मैं अलग कर लेता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 0, मतलब उसको टी स्क्वायर लिख सकते हैं। और राइट साइड में क्या हो गया? s। ठीक है, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया, s इज इक्वल्स टू, ये क्या मिला हमें? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन पे आते हैं।
तो थर्ड इक्वेशन रिकॉल करो कौन सा है? करेक्ट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हो गया? ओके। अब यहां पर देखो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले ना इसको अगर मैं थोड़ा सा ना रिकॉल करवाऊं कि क्यों मैं कौन सा तरीका यूज कर रहा था, कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहा था, क्या इसे रटना चाहिए या समझना? तो वैसे तो डेरिवेशन है, लेकिन आपको उसको लॉजिक समझना चाहिए कि क्यों हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेके इस फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया, क्यों हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं यूज किया। ये क्वेश्चन भी आना चाहिए दिमाग में। तो उसका कारण है, फर्स्ट इक्वेशन में आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन चाहिए। तो मैंने कौन सी डेफिनेशन यूज की? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जिसमें वेलोसिटी आता है। सेकंड इक्वेशन में आपको किसके बीच में रिलेशन चाहिए? सेकंड इक्वेशन में किसके चाहिए? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। तो मैंने किसकी डेफिनेशन यूज की यहां पर? वेलोसिटी की, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। अब अगर आप थर्ड वाला देखोगे तो यहां पर हमें क्या क्या चीज चाहिए? यहां पर हमें वेलोसिटी भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तीनों चीजें चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे? दोनों डेफिनेशन को यूज करेंगे। एक सेकेंड, मैं यहां पर आता हूं। तो कौन सी दो डेफिनेशन? पहले मैं यहां रफ में लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ए इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। मैथमेटिकली पूछ रहा हूं, है ना, यही हुआ। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? ds बाय dt। क्लियर हो गया ये चीज? तो हम इन दोनों डेफिनेशन को यूज करके ये चीज प्रूफ करेंगे। अब देखो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले ये पहले ये वाला लिखो, a इज इक्वल्स टू dv बाय dt। a इज इक्वल्स टू dv बाय dt। ठीक है। अब उसके बाद ना मैं यहां पर ना ये वाली टर्म लाना चाहता हूं, वेलोसिटी वाली टर्म लाना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, dv बाय ds, मतलब ds से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। या इसको थोड़ा इस तरीके से लिख के बताता हूं, ऐसा समझो, dv बाय dt था, इंटू ds बाय ds कर दिया। क्या ये समझ में आ गया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ds से मल्टीप्लाई किया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? dv बाय, ये ds को यहां लिख देता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं? इंटू इंटू ds बाय dt, ऐसा लिख सकता हूं। क्या ये समझ में है मैंने क्या किया है? ठीक है। तो इसके बाद ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है ds बाय dt, ये एक्चुअली क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वेलोसिटी v से। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dv बाय ds इंटू यहां पर क्या आ जाएगा? v। एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, बाकी दो चीजें ही चेंज हो रही है। कौन सी? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। और तीसरी जो चीज है वो क्या है? टाइम। ठीक है। अब मैं यहां पर ds को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो मैंने टाइम वाली चीज जो है ना यहां पर हटा दी, क्योंकि इक्वेशन में टाइम नहीं आ रहा। यहां तक क्लियर हो गया? तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? a इंटू ds, राइट साइड में क्या आ जाएगा? v इंटू dv। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा और यहां पर इनिशियल और फाइनल लिमिट भी लगेगी। तो डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू s, वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू u, फाइनल वैल्यू v। यहां तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद इंटीग्रेट करो दोनों जगह पे। तो लेफ्ट साइड पे जब आप इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो a तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर, और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s। क्लियर हो गया? लिमिट यहां पर लग रही है 0 टू s। राइट साइड में v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाय 2। क्लियर? और लिमिट क्या आ जाएगी यहां पर? u, लोअर लिमिट, अपर लिमिट v। तो ये तो a इंटू एस हो गया, और राइट साइड में आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
फाइनली आपको इक्वेशन मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यहां पर डिराइव हो गया। समझ में आ गया? तो मतलब हमें ये सिर्फ डेरिवेशन को ये नहीं देखना है कि भाई ये फॉर्मूले से डिराइव हुआ, यही फॉर्मूला क्यों यूज हुआ, ये लॉजिक भी हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर तीनों इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन पे आते हैं। फोर्थ इक्वेशन जो हमने nth टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे कैलकुलेट होता था, उसका जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उस पे आते हैं। तो क्या था फॉर्मूला? एस nth, याद होगा ये एस nth सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको हम किससे डिनोट करते थे? एस nth। कैसे निकाल रहे थे? याद है एस एन निकालते थे माइनस एस एन माइनस वन, वो हमने डिराइव किया था। फाइनली हमें जो रिजल्ट मिला था वो ये था, तो ये नोट कर लो, एस एन nth इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इंटू 2n माइनस वन, ये हमें डिराइव करना है। ये क्लियर हो गया सबको? अब देखो इसको डिराइव करने के लिए ना, यहां पर जो n है एक्चुअल में, वो n क्या है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, nth सेकंड की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो हम यहां पर, और u क्या है? वेलोसिटी है। s क्या है? वहां पर डिस्प्लेसमेंट है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले ना हम v वेलोसिटी की डेफिनेशन ले लेते हैं। यहां पर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां पर ds बाय dt। यहां तक ये क्लियर हो गया? अब क्योंकि मुझे पता है कि v को, जो फर्स्ट इक्वेशन है, v को हम u प्लस एटी लिख सकते हैं, तो यहां पर v की जगह पे क्या आ जाएगा? u प्लस एटी, और राइट साइड में ये क्या आ जाएगा? ds बाय dt। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सिंस v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। अब आप एक काम करो, इस dt को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहां पर लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? u प्लस एटी, और ये हो जाएगा dt, और राइट साइड में क्या बच जाएगा? ds। ये क्लियर हो गया? अब अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा? ds। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीज बदलेगी। क्या बदलेगी? यहां पर टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों के जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो बदल जाएंगे। अब तुम लोगों को अगर याद होगा, पिछली क्लास में ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि मान लेते हैं जब टाइम t इज इक्वल्स टू n माइनस वन है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? sn माइनस वन से। समझ में आ गया? और जब टाइम t इज इक्वल टू n है, तो उस समय उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एस एन से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया? तो nth सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, n माइनस वन सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, तो nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब समझ रहे हो? ये वाले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको हम डिनोट करेंगे एस nth से, और निकालने का तरीका क्या होगा? एस एन माइनस एस एन माइनस वन हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? मतलब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी लोअर लिमिट, उसकी अपर लिमिट क्या आ जाएगी? एस एन, और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? एस एन माइनस वन। क्लियर हो गया? तो लोअर लिमिट को हम लिखेंगे एस एन माइनस वन, अपर लिमिट को लिखेंगे हम एस एन। क्या ये क्लियर है क्यों लिख रहे हैं हम? अच्छा ये बताओ, अब टाइम की लोअर और अपर लिमिट क्या होगी? एन। एन उसकी अपर लिमिट हो जाएगी, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? एन माइनस वन। क्या ये चीज समझ में आ गई? ओके, अब क्या इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट, क्या तुम लोग समझ गए डायरेक्ट इंटीग्रेट करना? तो u कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो उसके कारण इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? t, और उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी n माइनस वन, अपर लिमिट हो जाएगी n। क्लियर? हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 80 का प्लस, हाँ, t का क्या होगा? हाँ, क्यों? एक बार मैं लिखा, अब टाइम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब टाइम हो गया नहीं। ठीक, ये समझ गया ना? हाँ, राइट साइड में भी, राइट साइड में ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s,
और यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो एस एन माइनस वन लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो जाएगा एस एन। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसको सिंप्लीफाई तुम लोग करो और ये प्रूफ करके दिखाओ। बाकी का प्रोसेस तो पता है ना कैसे करते हैं। हो गया? आ गया? प्रूफ हो गया? नहीं आया? u अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट n माइनस वन, ऐसा हुआ होगा। तो ये प्लस एन और माइनस एन कट गया होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला टर्म तो u बन गया होगा पूरा। कुछ डाउट इसमें? ये n माइनस एन प्लस वन ऐसा हुआ, तो माइनस एन प्लस एन कट गया तो वन बचा, वन इंटू यू मतलब हो गया। ठीक है, ये a बाय टू, यहां पर क्या बन जाएगा, n का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब n माइनस वन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर क्या जाएगा, अपर लिमिट मतलब एस एन, लोअर लिमिट एस एन माइनस वन, ये क्लियर। तो यहां पर प्लस a बाय टू वाली टर्म एज इट इज, इधर पे n स्क्वायर एज इट इज माइनस, यहाँ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? और इसको हम क्या लिख देंगे, एस एनथ डिस्प्लेसमेंट हुआ। प्लस टू एन ऐसे टू, और इधर पे बच गया टू एन माइनस वन। ये किसकी वैल्यू आ गई, एस एनथ की, मतलब एनथ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर हो गया ये? चलो अब इसके बाद इस पे बेस्ड कुछ दो तीन न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर उसके बाद हम फ्री फॉल देखेंगे, वो शायद लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। हटा दो। चलो नेक्स्ट, ये तीन क्वेश्चन है, तुम लोगों को ट्राई करना है, सॉल्व करना है, चलो करो। फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना है,
फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है, अ रेस कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं। दिस इन 25 सेकेंड्स, assuming uniform acceleration of a car throughout, find the distance covered and time। तो distance covered find out करना है और time बताना है। हाँ, और क्या तुम लोगों ने ये समझ में आया तुम लोगों को कि क्या क्या चीज गिवन है? वो फ्रॉम रेस्ट लिखा है, मतलब वो u जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो पहले लिखो u इज इक्वल्स टू जीरो मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v अभी कितनी गिवन है? 180 किलोमीटर पर आवर। बट यहां पर क्वेश्चन में सेकेंड्स गिवन है, तो मतलब हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 5/18, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और फाइनली हमें वेलोसिटी मिल जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी। यहां तक भी हो गया। और क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में? टाइम। तो कितना टाइम लगा ये कंप्लीट करने में? 25 सेकेंड्स का। तो टी गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन ए। और निकालना है क्या? डिस्टेंस डी। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस इंटरवल। हाँ, आया क्या? हेलो जी। हाँ, है ना? डाउट आ रहा है? ओके। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब जो हमारी इक्वेशंस है वहां पर उसको हम एस से डिनोट करें, तो आपको एस निकालना है। अब पहले तो आप सारे फॉर्मूले लिख लो मोशन के, लॉस ऑफ मोशन के। तो सबसे फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये है फॉर्मूला, है ना? अब अगर ध्यान दे कि मगर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? लेकिन ये फॉर्मूला हम क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं? हमारे पास u है t भी है, लेकिन क्या नहीं है? a, एक्सेलरेशन नहीं है। तो वो हम कहां से निकाल सकते हैं? फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। समझ में आ गया? तो यहां से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो और फिर उसको यहां पर पुट करके उसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। एक्सेलरेशन, यस करेक्ट। तो एक्सेलरेशन ए को आप डायरेक्टली ऐसा भी निकाल सकते हो, v माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 50 है,
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हो गया आपका 2, तो एसेलरेशन आज 25 है ना टाइम, हाँ 25, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एसेलरेशन हो गया, करेक्ट। अब एसेलरेशन और बाकी सारे जो चीजें उसको यहां पर पुट कर दो, तो s इज इक्वल्स टू इस फॉर्मूले में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिनका हो गया नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर देना। लास्ट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, चेक करता हूं मैं। ut, तो u की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 1/2। ए एसेलरेशन हो गया 25, नहीं एसेलरेशन हो गया 2 और टी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 625 मीटर, 625 मीटर्स हो गया। चलो जिनका हो गया सेकेंड ट्राई करना। क्या बोल रहे थे? हाँ भव्या, इस वाले इक्वेशन से आंसर गलत आ रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये यूज किया होगा। तो v की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पर 50, 50 का स्क्वायर, u तो 0 है तो उसको छोड़ दो, 2 a की जगह पे 2 और s की जगह पे s, ये क्लियर हो गया, आ जाएगा भी। नहीं, ये JEE मेन का क्वेश्चन है 24, मतलब लास्ट ईयर वाला, और इसका करेक्ट आंसर है 40 मीटर। और क्वेश्चन पक्का लिखते चलना ना तुम लोग, क्योंकि ये नोटबुक तुम्हारे काम आएगी नेक्स्ट ईयर भी, जब तुम कॉम्पिटिटिव की अगर प्रिपरेशन करोगे तो एक आइडिया रहेगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया था, मार्किंग करके रखोगे तो अच्छा है। हाँ शॉर्ट में लिख दो चलेगा। तो अ बस ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ, तो यहां पर आपको उसकी स्पीड दे दी है, इज ब्रॉट टू हॉल्ट विद इन 4 सेकेंड, विद इन 4 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, तो ब्रेक अप्लाई हुआ 4 सेकेंड के बाद वो रुक गई। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ब्रेक लगाने के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो पहली चीज ये कि आप इसको पूरा इमेजिन करो, ये बस चल रही थी, जब वो चल रही थी तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कैसे करेंगे, 72 इंटू 5/18, 18 वंजा 18 फोरजा, तो कितना आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया। उसने यहाँ पर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद मान लो वो बस इस जगह पे आके रुकी, तो रुकी तो उसकी इस समय वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ये क्लियर हो गया। और इस ट्रैवल में उसको जो टाइम लगा, इस जो डिस्टेंस टाइम लगा ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप होने तक का, वो 4 सेकेंड है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना डिस्टेंस निकाला। अब यहां पर देखो एक वर्ड यूज हुआ है रिटार्डेशन, क्या इसका मतलब समझ पाए हो? यस, नेगेटिव एसेलरेशन को ये यूज कर रहा है। अभी देखो वॉर की जो न्यूज चल रही है, तो डी एस्केलेट करना, ये वर्ड का भी मतलब क्या है, एसेलरेशन को नेगेटिव मतलब कम करना, डी एक्सेलरेट करना या फिर रिटार्डेशन, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? हाँ, सबसे फर्स्ट वाला यूज करके आप एक्सेलरेशन निकालोगे, वो आ जाएगा v माइनस यू बाई टी, तो यहां पर आ जाएगा 0 माइनस 20/4, तो इसका एक्सेल रिटार्डेशन आएगा
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं रिटार्डेशन वर्ड यूज कर रहा हूं तो साइन नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं तो मैं उसको विथ साइन लिखूंगा। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो अभी मैं एक्सेलरेशन ही लिख रहा हूं ये मान लो, तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, हाँ, अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाँ हाँ, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां पर एक ही वैल्यू नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू यू टी, यू की जगह पे आ गया 20, टी की जगह पे आ गया 4 प्लस हाफ, ए की जगह पे आ गया -5, टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 80 -40, 5 × 16/2, तो ये 8 × 40। हाँ, तो 80 -40 यू विल गेट 40 मीटर्स। क्या ये हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। एक मिनट, कोई आया शायद। हाँ, अच्छा, जी जी जी। हाँ, कौन सी क्लास की? 12। बैठो ना 2 मिनट में, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ क्लास। तुम लोग थर्ड बना रहे होगे क्या? ट्राई करो एक बार, मैं आया 1 मिनट।
बन गया था क्या? ओके, आंसर आ गया दोनों? चलो ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, ये छोड़ दिया, चलो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसको आप फ्री फॉल बोल सकते हो। मतलब ये सिंपल सा वो कंसेप्ट है कि अगर मान लो किसी भी मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल, लिख लिया? ओके, सो क्या लिखा है? अ बॉडी रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये हमने देखा ही है, अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ जाएगा। उसका रीजन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, in the absence of air resistance, all bodies with the same acceleration near the surface of the earth। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो हर जगह पे सेम होगा, और वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस रेट से वो बॉडी एक्सेलरेट होती है। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से। क्या ये चीज मैं लिख पाऊं, या फिर तुम लोग कर लोगे रिटर्न वाला पार्ट खुद से, या शॉर्ट में लिख लो? फ्री फॉल लिखो, फ्री फॉल फर्स्ट वाली लाइन लिख लो। ठीक है, और एक ये वाली लाइन लिख लो, द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ फ्रॉम ए स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल। Acceleration due to gravity is denoted by g. Acceleration due to gravity is denoted by g. ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कंसेप्ट्स यूज होते हैं और जो आपको ध्यान में रहने चाहिए? तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि फॉर फ्रीली फॉलोइंग बॉडी द इक्वेशन ऑफ मोशन जो अप्लाई होता था यहां पर भी अप्लाई होगा। बस यहां पर एक्सेलरेशन की जगह ए जो हम डिनोट करते थे उसको किससे डिनोट कर देंगे? जी से। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, यहां पर क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी हो जाएगा। सेम चीज सेकेंड इक्वेशन भी फॉलो होगी, बस यहां पर क्या आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड में 2as होता था तो ये क्या आ जाएगा? 2gs हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसमें दो चीज होंगी। अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो वो क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोल रहे थे? हाँ, रिटार्डेशन। करेक्ट, तो रिटार्डेशन होगा, और उस समय हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। और अगर हम ऊपर से नीचे किसी चीज को रिलीज कर रहे हैं तो उस समय एक्सेलरेशन होगा, और जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। कई जगह पे कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लेने का भी सजेस्ट करता है, राउंड ऑफ वैल्यू, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है? तो यहां पर क्या लिखा है? अगर जो अभी मैंने समझाया वही चीज, फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो इसको हमें क्या लेना है? पॉजिटिव। ठीक है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो जी को क्या लेना है? नेगेटिव। क्लियर हो गया ये चीज? व्हेन बॉडी इज जस्ट ड्रॉप्ड तो यू की वैल्यू 0। क्या ये तुम लोग समझाओगे इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, यस, करेक्ट। मतलब मान लो अगर मैंने ये बॉडी को रखा है, जैसे ही रिलीज करने वाला हूं तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो इसलिए यू की वैल्यू क्या ले लिया? 0। इनिशियली वो रेस्ट पे रिलीज हुआ तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे। और क्या लिखा है? द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। अगर ऊपर से रिलीज कर रहे हैं नीचे की तरफ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? 0। लेकिन अगर ऊपर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो नॉन जीरो होगी, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो हम फोर्स अप्लाई करें तो इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो एक समय के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो डाउनवर्ड आना चालू होगा। समझ में? तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आए कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है, वो 2 सेकेंड्स के बाद
गिरना चालू होती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो लोगे, फाइनल वेलोसिटी को क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, कौन सी कंडीशन में जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा था वी स्क्वायर, सॉरी, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ये अभी हमने देखा था। ठीक है। और कौन कौन सा फॉर्मूला अभी हमने देखा था, ये अच्छा ये सारे लिखे हुए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एक ये है। यहां पर क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पर आपको निकालना है। ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, यहां पर u की जगह पे क्या डाल दूंगा, 0। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू, एस को मान लो मैं डिनोट कर देता हूं एच से, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा ही हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? और यहां पर हाइट है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कोई सेंस नहीं बनेगा, बस ये बता रहे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर एच जो है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी यू स्क्वायर बाय 2g, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ठीक है। अब टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, इसका क्या मतलब होगा, मतलब कितने टाइम में वो ऊपर पहुंचा और कितने टाइम में वापस नीचे आया, वो टाइम। ठीक है। तो ये टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, दोनों सेम वैल्यू होगी और वो हो जाएगी u अपॉन जी के इक्वल। कैसे कैलकुलेट होगा ये बताओ। फर्स्ट इक्वेशन, नहीं फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से, हाँ करेक्ट, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में v की जगह पे हम क्या ले लेंगे, 0। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, u बाई जी। क्लियर हो गया? अब अगर आपको टोटल ट्रैवल टाइम निकालना है, टोटल ट्रैवल टाइम मतलब आपने फेंका ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो वो इसका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एक्सेंट और डिसेंट का क्या हो जाएगा, डबल, तो ये आ जाएगा 2u बाई जी। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ फॉल एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप इनिशियल वेलोसिटी जिससे भी आप उसको ऊपर रिलीज कर रहे हो और वापस जब वो नीचे आएगी, तो मान लो इनिशियली आपने 5 मीटर पर सेकेंड से उसको फेंका, तो वापस जब नीचे वो ग्राउंड को हिट करेगा ऑब्जेक्ट, तो उस समय भी उसकी वेलोसिटी वही रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ फॉल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब वो प्रोजेक्ट करेगा उस जगह पे वापस, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट लिखा है वेलोसिटी अटेन बाय बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, अगर उसको हाइट h से ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। हाँ बताओ, एक कौन से फॉर्मूले से बना ये वाला, लास्ट वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लेते हैं हम, h। ठीक है। तो अगर हम किसी एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0। तो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2gh। समझ में आ गया ये चीज? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि फ्री फॉल वाले ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं, नोट कर लोगे बाद में इसको। चलो अब सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे, तो स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पहले समझो इसको क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नोट डाउन कर लो, आइडेंटिफाई करो और ट्राई करो एक बार बनाने का। A ball thrown vertically upwards with a speed of
19.6 मीटर पर सेकेंड from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. आई थिंक ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। पहले तो ये बताओ, पूरा स्टोरी समझ गए ना इसका? तो मान लो ये एक अर्थ सरफेस है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। तो ये एक टावर है, इससे उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और किस वेलोसिटी से? तो इनिशियल वेलोसिटी u आपको गिवन है 19.6 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। तो ये टॉप ऑफ द टावर जाके रिटर्न हो रहा है वापस ग्राउंड पे कितने टाइम में? 6 सेकेंड में। तो इसका टोटल ट्रैवल टाइम जो हो गया वो कितना हो गया? 6 सेकेंड्स हो गया। क्लियर हो गया? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट यहां पर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहां पर कुछ चीज ध्यान देना। जैसे ये वाला जो हाइट है, ये टावर का हाइट है, इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे? h से। ये क्लियर हो गया? ओके, अब आपको h मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने देखो इसको जब रिलीज किया था कौन से डायरेक्शन में किया था? अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनली कहां हुआ? डाउनवर्ड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है s, जिसको हम s से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू को हम क्या लेंगे? -h लेंगे। आया समझ में? क्यों भव्या नहीं आया? आ गया? नहीं आया? देखो, जैसा हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया है, तो अगर अपवर्ड जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन फाइनली उसकी फाइनल पोजीशन नीचे आई, डाउनवर्ड आई, तो इसलिए हम उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट, उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है एस की वैल्यू कितनी हो गई? -h। जो टोटल टाइम लगा टी, वो आपको गिवन है, कितना गिवन है? 6 सेकेंड। यू की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, है ना? यहां तक क्लियर हो गया? फाइनल वेलोसिटी v, वो क्या लेंगे? 0 हो जाएगा। अब देखो हम कौन सा फॉर्मूला, अच्छा एक और चीज आपको पता है, क्या पता है? g की वैल्यू पता है। g की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, हाँ। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर? h की वैल्यू निकालनी, तो s वाला फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और सारी वैल्यूज पुट कर दो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इसमें g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे ना, बिकॉज वो डाउनवर्ड जा रहा है फाइनल उसका एक्सेलरेशन। आ गया क्या आंसर? नहीं,
58 पॉइंट समथिंग कुछ तो आ रहा था। हाँ 58.8। एक बार चेक करना कैलकुलेशन वगैरह। 6 6 36 का 6 आ गया, 3 6 9 सा 54 प्लस 357 का 7 आ गया 5 6 6 प्लस 5 11 117.6 प्लस 6 6 36। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बड़ा जा रहा है। अब से हम एक काम करेंगे, हम 10 लेके चलेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए जी की वैल्यू को, है ना। ये आ रहा है अराउंड, हम सही आंसर, ये माइनस आएगा, -176.4 यही आया। फिर उसके बाद फाइनली -h इज इक्वल्स टू, इसमें से ये वाली टर्म माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 117.6, यू विल गेट -58.8। ठीक है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 58.8 मीटर्स। क्लियर हो गया सबको? ये हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है और केवी में कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second from a top of multi-storied building. The height of the point from where the ball is thrown is 30 meter from the ground. तो क्या यहां तक का स्टेटमेंट समझ में आया तुम लोगों को, ये बताओ मुझे। हाँ 25 मीटर है। तो अभी जो हमने देखा था ना, बस एकदम वही है। वो जो बॉल है उसको 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड फेंक रहे हैं फ्रॉम ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट यहां पर गिवन है, कितनी है, 25 मीटर्स। ओके, तो स्ट्रक्चर सेम है। ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ये हो गई आपकी बिल्डिंग जहां से हम उसको फेंक रहे हैं। बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है 25 मीटर, ठीक है। और इसको जब अपवर्ड फेंक रहे हैं तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके लिखा है हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो बॉल कितना ऊपर तक जाएगा ये आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ऊपर जाके फिर वापस वो नीचे गिरेगा, बट आपको ये बताना है हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो क्वेश्चन के, और क्या क्या गिवन है वो सारी चीजें लिखो। फिगर ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ग्राफिकली चीजें समझ में आएंगी। हेलो, हाँ मैम। हो गया यहां तक का? हाँ तो बताओ अब फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। वो कितना हाइट कवर अप किया, हाँ। टोटल हाइट से। ओके, बट उतना सारा कैलकुलेशन करने की बजाय अगर हम ये कर ले कि भाई यहां तक जब वो पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ये समझ में आ गया? मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई और फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब हम सीधे सीधे ये वाला डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। अब देखो आपके पास जो तीनों फॉर्मूले हैं उसमें कौन से फॉर्मूले में ये अप्लाई हो सकता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g, और s लिख दो। इसको समझ में आ गया ये चीज? तो v और u की वैल्यू है और g की वैल्यू भी है आपके पास। अब
हम अब सारे क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर v की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, माइनस यू स्क्वायर, तो u की वैल्यू आ जाएगी 20 का होल स्क्वायर माइन इज इक्वल्स टू 2, g की जगह पे आ जाएगा -10 और ये हो जाएगा s को आप चाहो तो h भी लिख दो बाद में, तो कितना आ जाएगा -400 इज इक्वल्स टू -20s, तो s की वैल्यू आ जाएगी -400 बाय -20, ये 0 0 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा और ये कट के कितना हो जाएगा 20, तो s 20 आया क्या, कंफर्म करो। तो वो मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंचेगा, 20 मीटर्स तक। ये क्लियर हो गया। हाँ, अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बताओ। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितना टाइम लगा, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम। अब देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे टाइम निकालने के लिए। हाँ, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ठीक है। मेरे ख्याल से ना ये शायद तुम लोग गलत बता रहे हो, क्योंकि इसमें ना इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले रहे हो 20 और फाइनल वेलोसिटी कितनी ले रहे हो। हाँ, तो ये जो तुम्हारा 2 सेकेंड आ रहा है ना, वो एक्चुअली कौन सा टाइम है पता है, ये वाला टाइम। समझ में आ रहा है क्यों ये वाला टाइम है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहां भी 0 हो रही है, फाइनल वेलोसिटी यहां पर भी 0 हो रही है। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये जो 2 सेकेंड्स आया ना, वो ये वाला टाइम है तुम्हारा 2 सेकेंड्स का। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता समझ में आएगा नहीं, तुमने सिर्फ ये वाला डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से उसको डिजाइन किया। तो और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा समझना, इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि यहां पर टी की 2 वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, तो उसके हिसाब से आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगी। तो हो सकता है एक वैल्यू ये वाली मिलेगी, दूसरी वैल्यू ये वाली, ठीक है, जहां 2 बार वो 0 हो रहा है। तो अब s जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 45 मीटर। 45 मीटर नहीं, मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने सेम फॉर्मूला यूज किया था, हमने यही बिल्डिंग से थ्रो किया था ऑब्जेक्ट को, तो हमने जो नेट डिस्प्लेसमेंट है एस की वैल्यू वो क्या ली थी, याद करो, -h। क्यों -h लिया था, मैंने ये बताया था कि ये कितना ऊपर गया, जितना भी गया, कितना नीचे आया यहां पर, समझ में आया? तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना होगा, -25। आया क्या समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया, कितना ऊपर गया, अभी हमने निकाला 20 ऊपर गया, फिर बाद में वो कितना नीचे आया, 45 नीचे आया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, ये उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल पोजीशन के हिसाब से। तो यहां पर एस की जगह पे क्या आ जाएगा, -25। यू के प्लेस पे क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो आप लोग थ्रो कर रहे हो, तो वो कितना आ जाएगा 20, ये हो गया टी प्लस हाफ। जी की वैल्यू कितनी है, तो जी की वैल्यू कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं ले लेता हूं 10। तो यहां पर देखो -10 लेंगे, क्योंकि जब हम थ्रो कर रहे थे तो उस समय एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा, इसलिए जी की वैल्यू हो गई -10 और टी स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, -25 इज इक्वल्स टू 20t -5t स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तो फाइनली 5t स्क्वायर
-20t -25 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब 5 कॉमन निकाल लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो t² -4t -5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो t² -4t -5 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, t की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी। हाँ, तो यहां पर t की वैल्यू आ गई एक -1 और दूसरी वैल्यू यहां पर आ गई 5। तो हम -1 वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 5 वाली। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। अच्छा, इसका एक और पार्ट है ना। हाँ, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल। इस बॉल की ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करनी है, तो क्या होगी इसकी ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब है, जैसे अगर मान लो मैं यहां से किसी बॉल को फेंक रहा हूं, तो अगर बॉल इस डायरेक्शन या इस पाथ को फॉलो करेगी तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी। तो हमें इस बॉल की ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। तो ये सिचुएशन ऐसी है, भले मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में बॉल को मैं डायरेक्टली अपवर्ड फेंक रहा हूं और वो सीधे सीधे डाउनवर्ड आ रही है। इस सिचुएशन को ऐसे इमेजिन करो कि मैं छत की बाउंड्री पे खड़ा हूं, मेरा हाथ जो है उस बाउंड्री के बाहर है और मैंने उसको ऊपर फेंका है और उसके बाद वो नीचे जा रही है। तो एकदम वर्टिकल पाथ पे ऊपर जा रही है और वर्टिकल पाथ पे डाउनवर्ड आ रही है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो बॉल ने जो पाथ फॉलो किया, वो किसका है, वो क्या है, वो उसकी इक्वेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो अगर आप ध्यान दोगे, बॉल का अगर मैं पाथ को एक ग्राफ बनाऊं तो एक वर्टिकल लाइन मिलेगी मुझे, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, ये जो तुम लोग पढ़ते थे ना, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? वाई एक्सिस। उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू 0। ये उसकी ट्रेजेक्ट्री, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं ना, x इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी उसकी ट्रेजेक्ट्री। समझ में आ गया ये चीज? तो बस यही बोलना चाह रहा है थर्ड पार्ट में, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल। तो ट्रेजेक्ट, अब इसमें x इज इक्वल्स टू 0 मतलब फाइनल उसका जो क्या बोलना चाहिए, उसका जो पाथ फॉलो हो रहा है एक्स एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, तो लिख लो ये चीज, ट्रेजेक्ट्री विल बी x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हटा दो इसको मैं। हम्म, तो यहां पर उसने बताया, इस तरीके से भी बताया, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल विल बी वर्टिकल लाइन, जो मैं आपको बता रहा था। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसमें इक्वेशन जो फॉलो हो रही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहां पर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया क्यों एक्स इज इक्वल टू 0? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट दो क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। फाइनल ये लास्ट दो क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। A stone is thrown vertically upward with a velocity of this. Calculate the maximum height reached. अब देखो, तुम लोगों को ना हर बार थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि ये जो g की वैल्यू हम लेते हैं ना, तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन मैंने क्या बोला, कई बार हम उसको 10 ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको क्वेश्चन के नंबर को देख के डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन सा ले। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 4.9। अब 4.9 जो होता है ना, वो उसका डबल कितना होता है? 9.8। तो इस डेटा में, इस क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू लेना फिट बैठेगा, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और अगर डेटा कुछ अलग टाइप का है तो 10 ले लो। समझ गए ना? और ज्यादातर एग्जाम्स में ना वो दे दिया रहेगा कि यूज जी इज इक्वल टू दिस, ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है हमेशा। तो एक स्टोन को फेंक रहे हैं अपवर्ड
with a velocity of this, तो ये क्या है 4.9 मीटर पर सेकेंड, u इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो यहां पर से हमने फेंका, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, समझ में आ गया, तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो यहां पर कुछ चीजें, u की वैल्यू आपको गिवन है 4.9, v की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे हम 0, ये क्लियर हो गया। और g की वैल्यू हम क्या लेने वाले, वो तो हमने लिख दिया, और टाइम निकालना है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, v इज इक्वल्स टू ut, v इज इक्वल टू u प्लस gt। वसुधा ये क्लियर हुआ फर्स्ट वाला क्यों और वाला क्यों नहीं? ओके। अब यहां पर v की जगह पे 0, u की जगह पे 4.9 और g की जगह पे -9.8 t। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर t की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5, करेक्ट। तो t इज इक्वल टू 4.9 बाय 9.8, डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5। ये क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट, ये मैंने सेकेंड पार्ट ही निकाल दिया क्या? अच्छा, टाइम निकाल दिया, लेकिन उसने क्या पूछा था फर्स्ट पार्ट में, मैक्सिमम हाइट, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये वाला यूज कर लेंगे, समझ गए ना? तो यहां पर s की जगह पे मैक्सिमम हाइट को h ले लेता हूं, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरा एक और वाला भी यूज कर सकते, तीसरा वाला भी, हाँ थर्ड वाला भी यूज कर सकते हैं, उसमें बिना टाइम के भी हो जाएगा। थर्ड वाला कौन सा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g h, ये वाला यूज कर सकते हैं। तो यहां पर v की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 0 स्क्वायर माइनस u के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4.9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g के प्लेस पे -9.8 और इधर पे आ जाएगा h। क्लियर हो गया? तो इसको मैं -4.9 इंटू 4.9 ऐसा लिख देता हूं, और डिवाइडेड बाय, यहां पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -2 इंटू 9.8 ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, सो दैट मुझे पता है ये इसका डबल होता है, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहां पर 4.9 बाय 4 आ जाएगा h का वैल्यू। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 0.42 जा 8, 4 2 जा 8, और फिर कितना हो जाएगा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। h की वैल्यू आएगी 1.225। कंफर्म करो ये आ रहा है क्या? समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, हाँ तो ये दोनों आंसर्स देखो यहां पर लिखे हुए हैं, ये करेक्ट आ गए हमारे। थर्ड क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी विथ विच इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ग्राउंड को रिटर्न होगा, ग्राउंड को हिट करेगा, ये बताना है। अब इसमें ना दो चीजें समझना, देखो मान लो ये एक बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है, मैं यहां पर अगर मान लो किसी बॉल को, पत्थर को, जो भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से मान लो, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इससे ज्यादा होगी। समझ में आ गया? लेकिन अगर मान लो मैं ग्राउंड पे खड़े होकर उसको फेंक रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ऊपर जाके वापस जब ग्राउंड को हिट करेगा तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों इक्वल होगी। समझ में आया? अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर जब कुछ नोट पॉइंट्स बताए थे, तो उसमें एक नोट पॉइंट ये वाला था, जिसका मतलब है कहां गया ये वाला, वेलोसिटी ऑफ फॉल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब हम इनिशियली फेंक रहे हैं जिस वेलोसिटी से, फाइनली ग्राउंड को हिट करेगा, या उसका जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी होगा वो भी सेम होगा। लेकिन कौन सी कंडीशन में, जब आप जिस हाइट से फेंक रहे हो ऑब्जेक्ट उसी हाइट पे आके वापस गिर रहा है। समझ में आ गया ये चीज? तो अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला। तो यहां पर वही पूछा, द वेलोसिटी विथ विच
इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड, तो किस किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो जो इनिशियली थ्रोइंग करते समय वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी होगी इसकी। क्लियर हो गया ये चीज। लास्ट क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अब ये चीज भी वही है, समझना, हमने जब ऊपर फेंका तो जाते समय उसको कितना टाइम लगा, 0.5 सेकेंड, वापस आते समय भी उतना ही टाइम लगेगा, तो क्या हो जाएगा 0.5 सेकेंड, तो उसका डबल हो जाएगा। तो अगर आप ये जो की नोट वाले फॉर्मूले यूज करते हो ना, जो यहां पर लिखे हुए थे, तो आप ये सारे कैलकुलेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे यू अपॉन जी, अभी वाला जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली यू अपॉन जी लगाते ना हम। 9 पॉइंट यू की वैल्यू कितनी गिवन थी, 4.9, और जी की वैल्यू कितनी थी 9.8, तो सीधे सीधे ये कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर हो गया ये चीज। और उसका डबल कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड्स। ये क्लियर हो गया, तुम लोगों को बता दो जल्दी से, ठीक है। ये वाला एक और क्वेश्चन बच गया, इसको नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोट कर लेना, आंसर लिख लो, और उसके बाद इसको ट्राई करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो इसके। हो गया, ठीक है। अब सेकेंड यूनिट ऑलमोस्ट तो एंड हो गया, अब हमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जो जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन चैप्टर्स है वो थोड़ा 1-2 दिन करके फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं तो एस एल अरोरा बोलूंगा, क्योंकि मैं भी उसी से क्वेश्चन ले रहा हूँ, और उसका पैटर्न मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसमें एनसीईआरटी पूरा करा दिया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग हैं अलग अलग सेंट्रल स्कूल के, और सारे जेडबलई और नीट के क्वेश्चन भी है उसके अंदर, तो वो कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में कहाँ तक करा दिए भव्या, पूरा कंप्लीट हो गया?